Okay, guys, I need your attention. We are officially starting off with न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इम्पैक्ट, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इम्पैक्ट। सही है। अब ये जो है ये लॉ पहले आप एक दफ़ा कॉपी कर लोगे, और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मेन फॉर्म है वो ये है कि भाई स्पीड ऑफ सेपरेशन, या इसको हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। अब ये जो ई है ये आपके पास, इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन इसको मैं अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा। हमारे जो सिलेबस का जो इंटीग्रल पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। दिस इज द वन वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी हम लोग हमेशा ई की वैल्यू 1 लेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास इलास्टिक कोलिशन होगी। ये पहले आप फिलहाल कॉपी कर लो। ये वाला वो है जब हमारे पास प्योर इलास्टिक कोलिशन होनी चाहिए, प्योर इलास्टिक कोलिशन। अब मैं इसको पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा। सबसे पहले इसके जो वर्डिंग्स हैं वो आपके हमेशा दिमाग में होने चाहिए कि स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच। दिस इज ओनली ट्रू व्हेन वी हैव एन इलास्टिक कोलिशन। तो उसमें ई जो वैल्यू है, जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वो हमारे पास 1 के बराबर होगा, और यही आपके सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, तो फिर हमारे पास हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इधर देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच only true when there is elastic collision. Is that clear? ये सिर्फ तभी सच है जब आपके पास इलास्टिक कोलिशन होगी। इसको हम लोग ये इस तरह भी रीड करते हैं, किसी टेक्स्ट में लिखा होगा रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। इज दैट क्लियर? ये भी आप कह सकते हो इसको, या सिंपल बोल दो कि स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो अभी आपको मैं सिखाऊंगा। ज़रा इधर देख लो, अभी समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर देखो, इसको समझने के लिए वी विल यूटिलाइज दिस अप्रोच। उसके अंदर ये है कि मेरे पास, ज़रा सुनो, सबसे पहले मैं अप्रोच की बात करता हूँ। मैं इधर फिर से लिख रहा हूँ, एक दफ़ा फिर से मैं इसको वर्डिंग्स में इधर लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब ज़रा सुनो, इसके कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करोगे। These are true and tested rules that I have applied, and अभी तक तो कोई सवाल का जवाब गलत आज तक नहीं आया है। तो अब इसको कैसे अप्रोच इसको करेंगे, इसमें ये है, मेरे पास ज़रा सुनो, अगर मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, लेट दिस बी ए एंड लेट दिस बी बी, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी। सही है। अब ज़रा सुनो, एक मेरे पास इस तरफ जा रही है, इसको मैं कह लेता हूँ यू ए, और इसको मैं कह देता हूँ यू बी। इज दैट क्लियर? यानी ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ये बिफोर इम्पैक्ट हुआ। अब जरा सुनो, रूल ये कहता है कि अगर 2 बॉडीज हैं, मैंने अगर अप्रोच का जिक्र किया है, पहले समझ लो इसको, अगर मैंने अप्रोच का जिक्र किया है और ये वाकई में मुझे विजुअली भी ऐसे नजर आ रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मैं चुपचाप इनकी जो आपके पास जो स्पीड्स या वेलोसिटीज गिवन है उनको चुपचाप ऐड कर दो विद डिसरिगार्डिंग द डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने देखा कि डायग्राम में या क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इट सजेस्ट दैट द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर,
चुपचाप इनकी जो स्पीड्स है उनको ऐड कर दोगे। इज दैट क्लियर? यानी मेरे पास ये बन जाएगा UA प्लस UB। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? सिमिलरली अगर मेरे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में ये हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे पास इस तरीके से जा रहे हैं, एक A है और एक B है, एंड दे आर visually separating from each other. Let this be VA and let this be VB. Is that clear? अगर ये दोनों मुझे नजर आ रहे हैं कि मैंने बात की सेपरेशन की, और मुझे विजुअली भी नजर आ रहा है कि हाँ वाकई में सेपरेशन हो रही है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं तब भी ऐड करूंगा इनको, मैं तब भी इनको ऐड करूंगा, यानी ये हो जाएगा VA प्लस VB। यहां तक क्लियर है सबको? देखो दोबारा सुनो, अप्रोच का मैंने जिक्र किया, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये तभी अप्लाई होगा जब आपके पास इलास्टिक कोलिजन होगी, वरना ये कभी भी अप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, मैंने क्या कहा, दो बॉडीज है, इलास्टिक कोलिजन होने वाली है। अगर ये दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, इनकी स्पीड्स को ऐड करोगे, अगर अप्रोच का मैंने जिक्र किया, और सेपरेशन के दौरान दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐड करोगे। इज दैट क्लियर? अप्रोच में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ऐड करोगे। सेपरेशन के वक्त अगर ये दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐड करोगे। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? लेकिन जरा सुनो, हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, इसी डायग्राम के अंदर अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं फिलहाल, एंड आई विल मेक सम चेंजेस ओवर हियर। जरा इधर देखो, ये मेरे पास, मैंने इसको कॉपी किया, ज़रा इधर देखो। सपोज करो मेरे पास इस तरह से भी आ सकता है, यही वाला सिनेरियो इस तरीके से भी हो सकता है कि मेरे पास जो लेट दिस बी UB है, सही है, और मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरे पास जो B है वो मेरे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है। इज दैट क्लियर? लेकिन अप्रोच हो रहे हैं, मतलब अप्रोच इस तरीके से हो रहे हैं कि UA की स्पीड ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, लेकिन विजुअली मुझे नजर आ रहा है कि सेपरेशन हो रही है, मतलब विजुअली मुझे नजर आ रहा है कि अप्रोच जो है प्योर अप्रोच नहीं है। इसका डायरेक्शन अगर उस तरफ है तो आप चुपचाप इसको करोगे UA माइनस UB, बिकॉज UB का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए था। समझ गए? इज दैट क्लियर? जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? एंड सपोज करो कि उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास जिस टाइम पे सेपरेशन का जिक्र किया हुआ था, उस टाइम पे सेपरेशन मेरे पास इस तरीके से हो कि जरा इधर देख लो, सेपरेशन मेरे पास इस तरीके से हो कि ये A वाला जो है इस तरफ है और जो B वाला है वो इस तरफ है, लेकिन सेपरेशन तब इस तरीके से कब हो सकती है जब VB की स्पीड ज्यादा तेज हो, और ये मेरे पास है VA। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर भी देख लो, अगर सेपरेशन का जिक्र किया है तो इनके बीच में प्योर सेपरेशन होनी चाहिए, यानी एक इस तरफ है तो एक इस तरफ होनी चाहिए। ये वाला तो ठीक है, ये जो B वाला ऑब्जेक्ट है ये तो हाँ ठीक है, राइट साइड पे जा रहा है, लेकिन जो A है वो किस तरफ जाना चाहिए था? लेफ्ट पे जाना चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट पे जा नहीं रहा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA। इज दैट क्लियर? दोबारा मैं एक दफा रिपीट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन्स, इसके अलावा आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन्स अप्रोच का जिक्र किया जाए और वाकई में विजुअली भी मुझे नजर आ रहा हो कि हाँ अप्रोच हो रहा है, दोनों के एरोज एक दूसरे की तरफ ही हैं, ऐड कर दो। अगर एक का भी एरो दूसरी तरफ है, सबट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली जब सेपरेशन की बात हो, सेपरेशन की बात हो तो यूं होना चाहिए, अगर ये यूं नहीं है और यूं है माइनस करोगे, अगर यूं है ऐड करोगे। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब हम लोग इसके बाद जो है, लेट्स ब्लास्ट ऑफ विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी विल अप्लाई दिस ऑन टू अ केस एज वेल। इज दैट क्लियर? लेकिन ये बात याद रखना, this is one hell of a tool that you will be using in your examination। कभी कभार आपको बोला जाए कि भाई इलास्टिक कोलिजन है या नहीं है, आप सिंपल यही अगर प्रूव करके आ जाओ, आपके पास वैलिड होगा कि हाँ यार इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास। I'll show you how this works out in real life। Is that clear?
ये हो गया। अच्छा इधर देखो, ओके गाइस आई नीड योर अटेंशन। अब जरा इधर देखो, लिसन, टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास m and traveling with speed v are moving towards each other, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। The spheres have head on elastic collision, be careful, इसने इधर मेंशन किया है कि हमारे पास प्योर इलास्टिक कोलिजन हो रही है, इधर लिखा हुआ है। Is that clear? Which statement is correct? The spheres stick together on impact, मैंने ये पिछली क्लास में करवा कर आया था, all sticky collisions are inelastic in nature. Is that clear? All sticky collisions are inelastic in nature, तो इसका मतलब है कि ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर उसके बाद कहता है द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट इज mv स्क्वायर। अच्छा जरा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एकदम से सर नहीं हिलाओ। देखो, अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। हमारे पास सिर्फ पिक्चर दी हुई है बिफोर कोलिजन वाली, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी दोनों की निकाल लूँ और दोनों को ऐड कर लूँ, वही बाद में भी होनी चाहिए। चाहिए तो चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर और ये दूसरा हो जाएगा प्लस हाफ mv स्क्वायर। भाई माइनस भी अगर है तो वो वैसी स्क्वायर के बाद प्लस ही हो जाएगी। अगर मैंने इनको ऐड अप किया तो ये टेक्निकली mv स्क्वायर बन रही है। सही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ये शुरू में थी इलास्टिक कोलिजन है तो बाद में भी यही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट इज mv स्क्वायर इज करेक्ट। सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट इज जीरो। अभी निकाल के बैठे वो जीरो तो कहीं से भी नहीं है। द टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इज 2mv। अगर हमने मोमेंटम निकाला बिफोर इंपैक्ट तो वो हो जाएगा mv प्लस माइनस mv, क्योंकि मोमेंटम इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी, प्लस और माइनस का ख्याल रखना है। इनको ऐड अप करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बनेगा। और यहां पर हमारे पास 2mv बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इज दैट क्लियर? समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया समझ में? नेक्स्ट स्टेप, ये बच्चों वाला सवाल है। ये वाला अगर आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि आपको रीएडमिशन लेना पड़ेगा ओ लेवल्स में। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 तो खुद करो। इधर देखो, लिसन, मेरे पास एक फॉरवर्ड फोर्स है 12 न्यूटन। इसने मुझे बोला है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स बता दो एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। लेट द फ्रिक्शनल फोर्स बी Fr। इसका नाम मैंने फ्रिक्शनल फोर्स Fr लग दिया। तो मेरे पास जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो ये वाली है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैच कर रही है। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ 12 माइनस Fr मस्ट बी इक्वल टू, मास हमारे पास गिवन है 0.60 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास ये हो जाएगा 12 माइनस Fr इज इक्वल टू 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर सकते हैं। Fr की वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बता दो जी, 9.6। इज दैट क्लियर? ये भी हो गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट सवाल जरा इधर देखो, ये भी मेरे साथ समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इसका शुरू में मोमेंटम कितना है? जीरो। अग्रीड। explodes into two masses m1 and m2 that move apart with speeds v1 and v2 respectively. What is the ratio v1 over v2? तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? इधर देखो, लिसन, इसका नाम शुरू में मेरे पास ये टोटल कंबाइंड मास था, इसका मोमेंटम शुरू में जीरो था, लेकिन आफ्टर एक्सप्लोजन मेरे पास एक पीस ये रहा और दूसरा पीस ये रहा। इसका मेरे पास जो मास है मैं उसको m1 मार्क कर रहा हूं और इसकी जो हमारे पास स्पीड थी वो v1 है। इज दैट क्लियर? ये v1 हो गया। सिमिलरली इसको मैं मार्क कर रहा हूं m2 और इसकी स्पीड हमारे पास है v2 या वेलोसिटी है v2। देखो सीधी सी बात है, एक्सप्लोजन में याद रखो कि अगर एक चीज राइट साइड पे जाएगी तो दूसरी चीज लेफ्ट साइड पे, बेटे ये लेके जाओ इधर, एक मिनट। फिर इसके बाद जब हमें पता है कि एक चीज राइट पे गई एक चीज लेफ्ट पे गई,
तो मोमेंटम इज कंजर्व, तो इसका मतलब है m1v1 शुड बी इक्वल टू m2v2। मेरे पास रेशो किसका बोला था, v1 ओवर v2 का रेशो निकालना है, तो क्या मैं इसको कर सकता हूं, v1 ओवर v2 शुड बी इक्वल टू m2 ओवर m1। सही है, तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, इसका आंसर बी आ रहा है स्ट्रेट अवे। अब यहां तक तो पहुंच गए, ठीक है। अब जरा सुनो, इस वाले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ी देर के लिए आप स्किप करोगे क्योंकि हमारे पास ये प्रेशर रिलेटेड है, मैं अभी ये फौरन नहीं करा सकता अपथ्रस्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं बेटे, अभी नहीं, आई एम स्किपिंग दिस पार्ट अभी राइट नाउ, क्योंकि अपथ्रस्ट मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो मैं अभी इस पे जा नहीं सकता। आगे चलो, व्हाट इज मेंट बाय द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नहीं, the gravitational force of acting on the object, that is correct, it is defined as this, is that clear? फिर ये वाला सवाल आ गया, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का सवाल है। इधर देखो, two spheres A and B approach each other along the same straight lines with speeds u and ub, यानी इसने बोला कि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो क्या मैं इनको इस तरह भी कर सकता हूं, इधर देखो, एक A है और एक B है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक को UA मार्क कर दिया और एक को मैं UB मार्क कर रहा हूं। यहां तक भी सही है, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहां तक क्लियर है। फिर मुझे बोलता है द स्फीयर्स कोलाइड एंड मूव ऑफ विद स्पीड्स VA एंड VB बोथ इन द सेम डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं गए, सेम डायरेक्शन में गए। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसका मतलब यह है कि आफ्टर हमारे पास क्या हुआ कि ए वाला अभी भी इस तरफ है और जो बी वाला है वो मेरे पास इस तरफ है अभी। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास सिचुएशन है। मैंने आपको बताया था कि जब दो चीजें एक साथ अप्रोच हो रही है, अप्रोच का जिक्र किया है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बाद में क्या हो रहा है, माइनस आएगा। तो इसमें कौन सा आंसर बेस्ट है, ए स्ट्रेट अवे। इज दैट क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट, फिर मुझे कह रहा है टू इक्वल masses travel towards each other on a frictionless air track। फ्रिक्शनलेस का इधर मतलब ये है कि क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है और ये मुझे बोले एक की स्पीड इतनी है दूसरे की स्पीड इतनी है, दे स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट। अगर स्टिकी कोलिजन है तो कौन सी कोलिजन होगी, इनइलास्टिक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द masses आफ्टर इम्पैक्ट? तो क्या हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, शुरू में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, m है इसका मास और इसकी स्पीड है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद जो है मेरे पास ये वाले की जो है, लेट दिस बी m अगेन, इसका मास भी सेम है और इसकी स्पीड है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अग्रीड? उसके बाद जो है ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। इज दैट क्लियर? और मुझे नहीं पता कि इसकी स्पीड क्या है, तो क्या मैं इसके अंदर लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे? वी विल यूज प्योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास शुरू में जो इसका टोटल मोमेंटम है, क्या मैं लिख सकता हूं कि m मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाए? और फिर क्योंकि मुझे पता है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स साइड पर है, यानी उल्टी डायरेक्शन में, अगर मैंने राइट पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्लस m इंटू 30? कर सकते हैं। सिमिलरली बोथ दी masses स्टिक टुगेदर, तो टोटल मास उस साइड पे कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2m, और मुझे नहीं पता है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, सो लेट इट बी v। इसका नाम मैं v रख रहा हूं, तो मल्टीप्लाई बाय v कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60m प्लस 30m इज इक्वल टू 2mv, यानी 60m प्लस 60m माइनस हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 30m इज इक्वल टू 2mv, यानी mm कैंसिल आउट, तो v कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर s माइनस 1। सो a आंसर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आगे, इधर आ जाओ। ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल मैंने ऑनलाइन में भी बहुत बार कराया था और उसमें भी बहुत बार करा चुका हूं। मतलब मैं पिछली दफा जब मैं आया था तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा।
ओके गाइस, सो मैंने इस डायग्राम को इधर बना दिया है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बना दिया इधर। सबसे पहला मेरा काम ये है कि मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ क्योंकि वो दोनों की सेम होगी। दिस फोर्स इज अप्लाइड कलेक्टिवली ऑन बोथ द masses। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू m प्लस 3m कितना हो जाएगा 4m, 4m मल्टीप्लाइड बाय a कर सकते हैं इसको। यहाँ तक पहुँच गए। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी इसको देखते हुए। लेकिन इसने मुझे सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय x ऑन ब्लॉक y, लेट द फोर्स बी p। उसका नाम मैं p रख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फोर्स एक्सर्टेड बाय x ऑन y इज इक्वल टू p रख सकते हैं, सही है। और मैं फिर इसको भी कह सकता हूं कि P शुड बी इक्वल टू, इसका मास कितना है मेरे पास 3m, तो ये हो जाएगा 3m। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, तो वो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं F ओवर 4m। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये बेसिकली मैंने इसको रीअरेंज किया था, तो A इज इक्वल टू F ओवर 4m हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंचे। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो मेरे पास ये क्या बन रहा है? P इज इक्वल टू 3F ओवर 4। तो ये आंसर हो जाएगा 3F ओवर 4। डी आंसर हो जाएगा इसका। ये वाला मैंने थ्योरी में भी कराया था, ऑनलाइन में भी कराया था, इसी जैसा मिलता जुलता, और अभी भी करा रहा हूं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, जरा इधर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन है, अ कार विद अ फ्रंट व्हील ड्राइव accelerates in the direction shown. Okay, which diagram best shows the direction of the total force exerted by the road on the front wheel? अब जरा इधर देखो, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो व्हील है फ्रंट व्हील, अगर ये आगे की तरफ जा रही है तो इसका टायर इस तरफ घूम रहा होगा, सही है। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अगर टायर इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ होगी? राइट साइड पे होगी। यानी हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी वो ये आएगी। यहां तक पहुंच गए? दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है भाई। हमारे पास याद रखो कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज हैज अ डायरेक्शन दैट अपोजेस दिस मोशन। इज दैट क्लियर? तो सिंस द टायर टेंड्स टू मूव दिस वे, तो फ्रिक्शन फोर्स की तो डायरेक्शन ये आ गई। लेकिन अब एक और फोर्स भी है जिसको, भाई हमारे पास सीधी सी बात है, गाड़ी है, इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी तो होगी। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स काफ़ी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पूरी की पूरी होगी। इज दैट क्लियर? या मैं सिर्फ इसी पे ही दिखा दूं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये है। अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो जमीन टायर पे अप्लाई कर रही होगी, वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। दिस इज द रिजल्टेंट। तो ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है? स्ट्रेट अवे बी कर रहा है इधर आंसर। वही कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप, फिर ये कह रहा है a ball of mass 2 kg traveling at 8 meter per second strikes a ball of mass 4 kg traveling at 2 meter per second. Both balls are moving along the same straight line as shown. After collision both balls move at the same velocity v. अब जब ये स्टेटमेंट लिखा है तो इसका क्या मतलब है? स्टिकी कोलिजन है, सही है। स्टिकी कोलिजन है तो इसका मतलब है इनइलास्टिक है। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा नहीं सकते हो, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर इसका हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 2। इज दैट क्लियर? ये मैंने इसलिए किया, इसमें माइनस साइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और फिर इसके बाद जो है इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय v। v की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। निकालो क्या आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है, सही है। a आंसर आ गया, ये भी हो गया। इज दैट क्लियर? फिर ये कह रहा है अ बलून इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेस, weight, upthrust and sideways force due to the wind as shown in the diagram.
What is the vertical component of the resultant force on the balloon? अब सबसे पहली चीज है कि एक ही साइडवेज फोर्स है मेरे पास जो कि ये वाली है, सही है, और मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकता हूं. वो कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन किस तरफ? ऊपर की तरफ होगा, यानी एक मेरे पास फोर्स इस तरफ भी आ गई, सिर्फ 1000 न्यूटन ही आई. मुझे पता है कि इसका रिजल्टेंट कहीं यहां पे आ रहा होगा, लेकिन मुझसे ये बोल क्या रहा है? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बता दो. तो वर्टिकल कंपोनेंट तो स्ट्रेट अवे ही है, 1000 है, करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस, यू लुक कंफ्यूज्ड. सही है. अच्छा, नेक्स्ट. फिर ये वाला थोड़ी देर सोचो, फिर उसके बाद तबसरा करते हैं. सबसे पहली चीज है, a ball falls from rest through air and eventually reaches a constant velocity. इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी हिट की होगी. टर्मिनल वेलोसिटी पे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है. ये सारी चीजें सही हैं. What are forces x and y? अब इसके अंदर मेरे पास अगर मैं देखूं कि अगर एयर रेसिस्टेंस है तो वो बढ़ते बढ़ते जाकर एक वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगी. ये वाला मेरे को नजर आ रहा है कि ये एयर रेसिस्टेंस होना चाहिए. फिर उसके बाद है फोर्स y. अब मुझे पता है कि वेट तो अपनी जगह पे रहेगा, वेट में कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो जीरो होगी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स नीचे वाली फोर्स के साथ बैलेंस आउट होगी. तो रिजल्टेंट फोर्स ही वाकई जीरो की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है ए होना चाहिए इसका आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप. A mass accelerates uniformly when the resultant force acting on it is zero. Uniformly का मतलब क्या है? Uniformly का मतलब है constant. ठीक है. A mass accelerates at a constant value when the resultant force acting on it is constant होना चाहिए but not zero. Is that clear? भाई रूल ये कहता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स अगर होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी, रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी. अगर रिजल्टेंट फोर्स खुद कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी. इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m traveling horizontally with velocity u hits a vertical wall at right angles to the wall. Okay, it then rebounds horizontally with the same speed. अगर सेम स्पीड पे जा रहा है तो कौन सी कोलिजन हुई? इलास्टिक कोलिजन हुई. इसको आप जो है दीवार बनाकर इसको समझने की कोशिश करो. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, ये वाली मेरे पास मास इस तरफ जाके टकराया और ये फिर पीछे की तरफ आ रहा है. अग्रीड? ऐसे ही है. मेरे पास जब ये जा रहा था तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u है, वापसी में भी इसकी वैल्यू u है. अग्रीड? लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि इन दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो मुझे बोलता है कि व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम. सबसे पहली चीज़ है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमारे पास होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है. ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना. तो मेरे पास सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि फाइनल मोमेंटम हम लोग लेफ्ट को नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें? नेगेटिव ले लेते हैं. तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फाइनल है वो माइनस एम यू के बराबर है. अग्रीड? और मेरे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो राइट साइड पे है, तो उसका क्या डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव होगा, यानी वो हो जाएगा एम यू, यानी मेरे पास ये बन जाएगा -2mu. इज दैट क्लियर? तो ये डी आंसर होगा इसका. समझ गए बेटे? दोबारा सुनो, एक दफा सुनो. लिसन, मैं इसको जो है इधर इस वाले पे दोबारा से समझा रहा हूं. इधर देख लो. लिसन, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, बल्कि एक दीवार है. सही है? यहां तक बेटे समझने की कोशिश करना. मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने बोला ना कि नहीं आया समझ में. इधर देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोई मास गिवन था m था. ठीक है, लेट दिस बी m. अग्रीड? यहां तक पहुंचे. इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सपोज करो शुरू में जाते हुए ये था, इसको मैं u कह रहा हूं. सही है? जब ये टकराई और उसके बाद भी ये मुझे बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी u है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी? -u हो जाएगी. अग्रीड? ये होगा. और मेरे पास जो है इसका मास अभी भी m है.
तो भाई चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को सबट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इसमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम शुड बी इक्वल टू माइनस एम यू, फिर माइनस मैंने साइन लगाया क्योंकि चेंज की बात आई है, और मेरे पास इसका मोमेंटम खुद पॉजिटिव है तो एम यू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2mu। इज दैट क्लियर? समझ गए? सही है, एट द एंड क्लियर है, यानी ये वाला तो हो गया। उसके बाद हमारे पास फिर आता है सवाल, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का सवाल नजर आ रहा है स्ट्रेट अवे मुझे, लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि इलास्टिक कोलिजन मेंशन्ड है, हाँ लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे डायग्राम देखते हुए ही बता दो इसमें क्या होना चाहिए। ये हो जाएगा ux, क्योंकि अप्रोच की बात की है, अप्रोच हो रहे ऐड कर दोगे यानी ux प्लस uy। और जब सेपरेशन की बात की है तो विजुअली सेपरेशन नजर आ रही है, तो फिर दोबारा इनको ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा vx प्लस vy, यानी कौन सा आंसर है, ए। सही है? इज दैट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 पे दिमाग खुद लगाओ। विदाउट एनी डाउट the answer should be B, because we already know that the resultant force and acceleration must always be in the same direction. Some students suggested A, but let me assure you, in A we already know this idea कि अगर एक ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा है, अगर फोर्स लेफ्ट साइड पे लगी हुई हो तो उस पर ब्रेक लगती है, ये केस वैलिड होता है। इस वजह से इसमें नहीं हो सकता है, बिकॉज बोथ कैन बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी कैन ऑलवेज बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करो 17। ये मुझे कह रहा है अ बॉल फॉल्स वर्टिकली एंड बाउंसेस ऑन द ग्राउंड। ओके, the following statements are about the forces acting while the ball is in contact with the ground. Okay, which statement is correct? The force that the ball exerts on the ground is always equal to the weight of the ball. नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फोर्स हमारे पास अगर वो कम हाइट पे जा रहा है तो फोर्स कम ही होगी। ये वाला तो नहीं हो सकता। The force that the ball exerts on the ground is always equal in magnitude and opposite in direction to the force the ground exerts on the ball. That could be correct. आगे भी पढ़ लेते हैं। The force that the ball exerts on the ground is always less than the weight of the ball. The force that the ball exerts on the ground is नहीं, ये नहीं हो सकता। The weight of the ball is always equal in magnitude and opposite in direction to the force that the ground exerts on the wall. नहीं, B इसका आंसर स्ट्रेट अवे होगा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, इधर देखो। द डायग्राम शोज अ सिचुएशन जस्ट बिफोर हेड ऑन कोलिजन। अ लॉरी ऑफ मास 20,000 kg is traveling at 20 meter per second towards a car of mass 900 kg traveling at 30 meter per second towards the lorry. What is the magnitude of the total momentum? अब बी केयरफुल, इसने मुझे बोला है कि सिर्फ टोटल मोमेंटम बताओगे, चेंज नहीं बताओगे। तो टोटल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, टेकिंग राइट एज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है प्लस करेंगे, लेकिन यहां पर मेरे पास साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो ये हो जाएगा -900 इंटू 30। पहले ये वैल्यू निकालो कितनी आ रही है बेटे। मोमेंटम इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है। कितना आ रहा है ये हमारे पास, फिर इसको आपको डिवाइडेड बाय 1000 भी करना पड़ेगा किलो में कन्वर्ट करने के लिए एंड में। तो आपके पास इसका आंसर आना चाहिए 373 किलो न्यूटन। सही है? इज दैट क्लियर? किलो न्यूटन सेकेंड्स, ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हम लोग कर चुके थे, बी था इसका आंसर। ये वाला हमारे पास, इसको भी जरा देख लो। अब जरा इधर देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ वर्टिकल रिजिड वॉल। रिजिड का मतलब ये है कि वॉल बेंड नहीं होगी, वो वॉल टेढ़ी नहीं होगी, वॉल अपनी जगह पे रहेगी। ओके, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ओके, the total change in momentum of the particle that occurs as a result of the collision is, if the collision is the total change in momentum of the particle,
मोमेंटम जो इसका चेंज इन मोमेंटम आएगा वो टूवर्ड्स द लेफ्ट आएगा, सही है। और वो हमें पता है कि भाई जब होगा तो 2mv तो आना ही चाहिए, तो 2mv टू द लेफ्ट होना चाहिए। अच्छा, अब एक और जरा सुनो, कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जो चेंज मेरे पास इसके अंदर आएगा मोमेंटम में, वही सेम चेंज मेरे पास इस दीवार में भी आना चाहिए, लेकिन टूवर्ड्स द राइट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन होगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ अपनी जगह पे रहेगा। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी कहता है कि दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। इज दैट क्लियर? बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ये बात? तो ये भी हो गया। ये वाला ट्राई करो 21, which is not one of Newton's law of motion. Okay, the total momentum of a system of interacting bodies remain constant providing no external forces act. ये वाला न्यूटन्स लॉ में नहीं आता है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आता है। ये वाला तो गया, स्ट्रेट अवे गया। फिर उसके बाद मुझे बोलता है बी पार्ट कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये न्यूटन्स हमारे पास सेकंड लॉ आ रहा है, ये वाला सेकंड लॉ हो जाएगा, इसके साथ लिख दो सेकंड लॉ। फिर मुझे कह रहा है कि इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ बॉडी बी देन बॉडी बी, ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड लॉ हो जाएगा। अब बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट लॉ। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी इस सवाल में से अगर इनकी डेफिनेशन याद करनी है तो आप इधर से बैठ के प्योरली याद कर लो। ये आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये इससे आप सीख भी बहुत सकते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी हम कर चुके थे। इसका आंसर कितना आ रहा था? क्या आ रहा था इसका? 10 आ रहा था, तो 10 मार्क कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये वाला सवाल भी मैंने शायद ऑनलाइन करा दिया था। ये वाला सवाल मैं ऑनलाइन करवा चुका था, इसका ए आ रहा था। फिर ये कह रहा है, ये वाला जरा इसको देखो, 24 को देखो भाई। इस वाले सवाल के अंदर only D is the valid answer because we know that this is the pure law of conservation of linear momentum. इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें तो फैक्ट है ये वाला। Is that clear? ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग खुद ट्राई करो, मुझे इसका आंसर बताओगे। ओके, आप लोग कह रहे हो 25 का बी है एंड 25 का बी सीम्स टू बी करेक्ट, इट मेक्स द मोस्ट सेंस। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहा है, मैं ही करा देता हूँ जल्दी जल्दी। A cyclist is riding at a steady speed on a level road. Okay, according to Newton's third law of motion, what is equal and opposite to the backward push of the back wheel on the road? कौन सी चीज होगी जो इस पे फ्रंट पे एक्ट करेगी? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइक्लिस्ट ऑन द पेडल? नहीं, क्योंकि वो वेस्ट भी हो रही होगी। द फॉरवर्ड पुश ऑफ द रोड ऑन द बैक व्हील, that makes the most sense. The tension and the cycle chain, नहीं भाई। The total air resistance, नहीं भाई, B होना चाहिए। ठीक है। In a perfectly elastic collisions between, be careful, in a perfectly elastic collision, देख लो elastic collision लिखा हुआ है, between two atoms, it is always true to say that the initial speed of one atom will be the same as the final speed of the other atom। जरूरी नहीं है। The relative speed of approach between the two atoms equals the relative speed of separation. Yes, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाला हमारे पास सच होगा, क्योंकि प्योर इलास्टिक कोलिजन का ही पार्ट है। समझ गए? नेक्स्ट, 2 रेलवे ट्रक्स ऑफ मास m and 3m, क्या हो गया? 2 railway trucks of mass m and 3m move towards each other in opposite direction with speeds 2v and v respectively. These truck collides and stick together, यानी sticky collision हो रही है। law of restitution नहीं लग सकता इसमें straight away। What is the speed of the truck after the collision? तो इसको आपको करना पड़ेगा। यानी मेरे पास अगर सपोज करो राइट को पॉजिटिव ले या लेफ्ट को पॉजिटिव ले, बता दो। राइट को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2mv, और फिर मेरे पास ये हो जाएगा -3mv। सही है। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल मास कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा m और 3m 4m, और मेरे पास फाइनल वेलोसिटी v आ जाएगी। निकाल लो ये कितना हो जाएगा हमारे पास।
इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एम वी इज इक्वल टू 4mv, एंड ये मेरे पास mm कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जी मेरे प्यारे बच्चे, इसको मैं vx नाम दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा v/4 माइनस v/4, डायरेक्शन को छोड़ दो आप, सही है, ठीक है, कोई मसला। फिर ये कह रहा है द डायग्राम शोज टू आइडेंटिकल स्फीयर्स x एंड y। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि इनके मासेस सेम होने चाहिए, डेंसिटी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। इनिशियली x मूव्स विद अ स्पीड v रिलेटिव टुवर्ड्स with speed v directly towards y stationary, okay, the spheres collide elastically। अगर इलास्टिक कोलिजन होगी तो ये वाली बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि अगर ये चीज मूव हो रही है, इसका मोमेंटम है, इसका मोमेंटम जीरो है, तो ये सारा का सारा मोमेंटम इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा अगर मासेस बराबर है। तो इसका क्या मतलब होगा, y मूव करेगा और x क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, इट शुड बी डी विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। इज दैट क्लियर, ये भी हो गया। फिर ये कह रहा है द डायग्राम शोज अ कैनन बॉल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, ओके, द मास ऑफ द कैनन इज 1000 kg, ओके, इसका हमारे पास है 1000 kg, एंड द मास ऑफ द कैनन बॉल इज 10 kg, ओके। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कैनन, यानी इसकी जो हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, अग्रीड। मुझे बोलता है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द कैनन बॉल। मैंने आपको बोला था जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मोमेंटम होगा एक्सप्लोजन में वो राइट साइड पे भी होगा, तो इसका मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इसका मोमेंटम, तो इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हो आप। यानी हमारे पास ये हो जाएगा 5 into 1000 is equal to, let the velocity be v of this and multiply by 10। कितना आ रहा है ये आंसर, कितना आ रहा है, b 500, एंड इट मेक्स द मोस्ट सेंस। 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे निकलता है इसमें से शेल। इज दैट क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज मेंट बाय द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बी आंसर आना चाहिए। फिर ये आ रहा है द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम of the momentum of a ball as it is kicked in a straight line। Be careful, इसके अंदर एक छोटा सा एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमारे पास मोमेंटम यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ग्राफ के नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना मुझे बताना था, बाकी आप खुद कर लो। अच्छा, एक और चीज़ है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फोर्स एवरेज होती है वो होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आप निकालोगे तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या आ जाएगा यानी टेक्निकली एड अप ही हो रहे होंगे, यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या माइनस P2 माइनस P1 यहां तक पहुंच गए, या मैं इसको प्लस भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। हम लोग इसको प्लस साइड भी कर सकते हैं, अगर मैंने साइंस को रिवर्स किया तो ये मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि P2 प्लस P1 भी हो सकता है, और टोटल जो टाइम मेरे पास आएगा इन दोनों के बीच में वो कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, कौन सा आंसर होगा, डी। इज दैट क्लियर, समझ गए बेटे? मेरी बात सुनो, मैंने अभी क्या किया था, ऊपर वाले को पॉजिटिव किया है, नीचे वाले को नेगेटिव किया है। मेरी मर्जी है मैं ऊपर वाले को माइनस करूं नीचे वाले से, या मैं नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करूं, सही है। इट इज़ माय चॉइस। चेंज निकालना है, चेंज मैं पहले भी कर सकता हूं, इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, सही है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला हम लोग कर चुके थे, आई थिंक 373 आ रहा था इसका, सही है, ये हम लोग कर चुके थे। फिर ये वाला भी कर लो, नहीं अभी ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। आफ्टर इम्पैक्ट दे मूव ऑफ टुगेदर, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द कोलिजन। यानी आपको क्या करना है, जरा सुनो, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाकर पहले तो वेलोसिटी निकालोगे, ये आएगी कंबाइंड वेलोसिटी, और उसके बाद हाफ mv² लगा दो, करो, कौन सा आंसर आ रहा है,
बेटे खुद करोगे तो होगा। इसमें हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर प्लस क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, इन दोनों के मासेस को कंबाइन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय v, और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 12 इज इक्वल टू 6v यानी v इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर मेरे पास जो कंबाइंड मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉलीज आफ्टर द कोलिजन हो जाएगी ई के इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 12 आ रहा है, इट शुड बी 12, अग्रीड, 12 joules. Is this done? Next step, the symbol g represents the acceleration of free fall. Which of these statements is correct? G is gravity. Gravity is not a word. G is reduced by air resistance. No, G की value constant रहती है. G is the ratio of the weight and mass. Yes. सही है? क्यों होता है ये? W is equal to mg होता है. So G is equal to weight और mass का रेशियो होता है. सही है? Okay guys, question number 36 was already done, so I'm skipping this. ये भी कर लिया था, इसको भी skip करते हैं। ये वाला भाई एक मिनट, the graph shows how a certain quantity P varies with another quantity for a parachutist falling at terminal velocity. Okay, अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं, let this be the height and let this be the time, यहाँ तक भी पहुँच गए। अब मुझे बोलता है कि इसका जो ग्रेडियंट है वो मुझे टर्मिनल स्पीड देगा। हाँ, it does give you that, तो इसका मतलब है कि A should be the right answer। ठीक है, फिर ये कह रहा है the diagram shows two identicals, ये वाला भी अभी हमने कर लिया था, कौन सा B हो जाएगा, ये ऐसा भी हम कर चुके थे। ये वाला आ जाओ, इधर आ जाओ, इसका मेरे ख्याल से एक मिनट मैं दोबारा से कर रहा हूँ। The diagram shows two identical spheres x and y, x, y. Initially x moves with speed v directly towards y. Y stationary, अच्छा y stationary तो सारा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास x should stop and moves with speed to the right, D answer. Next step, a brick weighing 20 Newton rests on an inclined plane. The weight of the brick has a component of 10 Newton parallel with the plane, यानी component down the slope है हमारे पास। The brick also experiences a frictional force 4. What is the acceleration of the brick down the plane? तो ये हो जाएगा 10 minus 4 is equal to, इसका मास कितना हो जाएगा 20 divided by 10 multiplied by A। सही है, कितना आ रहा है C। Okay, is that clear? मैंने इधर कुछ भी नहीं किया था, फॉरवर्ड फोर्स माइनस द रिवर्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किया था इधर, और मास निकालने के लिए मैंने इस 20 को डिवाइडेड बाय 10 किया था क्योंकि इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। सही है। नेक्स्ट, फिर इधर आ जाओ, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन अ डायरेक्शन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। अब ये वाली जो मोशन होगी ये वैसे ही सर्कुलर होगी, ये बात याद कर लो कि इस तरह का जब भी केस आएगा तो सर्कुलर मोशन होगी। अब ये मुझे कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट इफ एनी ऑफ द एक्सेलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, स्पीड में कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन डायरेक्शन में लाजमी चेंजेस आएंगे, तो सी होना चाहिए। ये टेक्निकली जो एग्जाम्पल है ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? समझ गए? आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास सर्कुलर मोशन है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और मेरे पास एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी। कैन यू सी दैट? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल। ये वाला बहुत आसान है, ये वाला बताओ इसका आंसर क्या होगा? The acceleration of the free fall on planet P is 1/6 of the acceleration. B answer. Next,
A football is dropped from the top of a tall building. Which tall building का मतलब ये है कि air resistance significant होगी. Which acceleration time graph best represents the motion of the football through the air? Acceleration की value क्या होती जाएगी? 0 की तरफ approach करेगी, C हो जाएगा. Which statement of the principle of conservation क्या बोला? Which is a statement of the principle of conservation of momentum? Momentum is a product of mass and velocity. नहीं. Momentum is conserved only in elastic collisions. नहीं. Momentum is conserved by all bodies in a collision. Momentum is conserved providing no external forces. D. सही है. Next step. ये वाला हमने इस तरह का सवाल दोबारा आ गया है, अजीब सा है. ये कह रहा है इलास्टिक कोलिजन है, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा दो इसमें. इलास्टिक कोलिजन है, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा देते हैं. हमसे बोला है कि भाई आफ्टर कोलिजन which row gives possible velocities for the two masses after the collision. लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के हिसाब से जरा इधर देखो, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. बिफोर कोलिजन अप्रोच हो रहा है. अगर अप्रोच हो रहा है तो कितनी बनेगी? 50 + 30 कितना होता है? 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यही चीज मुझे सेपरेशन में भी होनी चाहिए. तो सेपरेशन में 0 और 20 का तो कभी भी नहीं बन सकता, 10 और 10 का भी नहीं बन सकता, 20 और 0 का भी नहीं बन सकता. लेकिन 30 और 50 टुवर्ड्स द राइट अगर यूं जाएगा तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? सही है. प्लीज टेल मी, ये वाला समझ में आया है? दोबारा समझाना है. नेक्स्ट ये कह रहा है a car of mass 750 kg has a horizontal driving force of 2 kilonewton यानी 2000 Newton acting on it. It has a forward horizontal acceleration of this. What is the resistive force acting on it? बच्चों वाला सवाल है. ये हो जाएगा 2000 minus FR. FR is the reverse force is equal to mass इसका कितना है? 750 multiplied by 2. कितना आ रहा है FR? 500. तो 500 का मतलब है 0.5. ए आंसर. नेक्स्ट स्टेप, ये वाला मैं अभी नहीं करा सकता क्योंकि अपथ्रस्ट मैंने अभी नहीं करा है. आप लोगों को वेट करना पड़ेगा आपको विस्कस ड्रैग और अपथ्रस्ट के बीच में. ये प्रेशर में कर लेंगे हम लोग. विच क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड इन एन इनइलास्टिक कोलिजन? यस. कौन सा होगा इसका जवाब? भाई मैं ऐसे ही बता सकता हूं. इनइलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व. फिर मेरे पास टोटल एनर्जी लाजमी कंजर्व होगी और लीनियर मोमेंटम स्टिल कंजर्व होगा इन अ क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम. इसका 49. नेक्स्ट ये वाला खुद करो बेटे. U प्लस ये हो जाएगा U1 प्लस U2. सेपरेशन के वक्त मेरे पास जो है ये हो जाएगा V2 माइनस V1. कौन सा आंसर आ रहा है? ये वाला 51. A box of mass 8 kg rests on a horizontal rough surface. A string attached to the box passes over a smooth pulley and supports 2 kg mass at the end. We can see that, right? When the box is released, a friction force of 6 newtons acts on it. इसका मतलब है कि 6 न्यूटन की फोर्स पीछे की तरफ है. What is the acceleration of the box? पहले तो मैं फॉरवर्ड फोर्स निकालनी पड़ेगी. तो फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास इसके वेट के बराबर हो जाएगी. ये जो 2 है यानी मैं इसको कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 कर सकते हैं. यही मेरे पास टेंशन फोर्स के बराबर होगी. यानी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि टेंशन माइनस 6 न्यूटन शुड बी इक्वल टू इसका मास. टोटल मास कितना आ रहा है जो मूव हो रहा है? टोटल मास कितना मूव हो रहा है वो हमें देखना है. सिर्फ एक डब्बे को नहीं देखना, हमें पूरा मास देखना होता है एक साथ. तो कितना आ रहा है टोटल मास? 10. यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और टेंशन मेरे पास हो जाएगी 2 इंटू 9.81 माइनस 6 इज इक्वल टू 10A. ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.4. किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बात याद रखना, अगर वो मास उसके साथ अटैच्ड है, अगर वो मूव हो रहा है तो आप 8 kg का मास अकेला नहीं लोगे, पूरा ही एक साथ लोगे चाहे कुछ भी हो जाए. समझ गए? नेक्स्ट, a wooden block rests on a rough board
The end of the board is then released until the block slides down the plane of the board at constant velocity v. Okay, which row describe the forces acting on the block when sliding with constant velocity? अब constant velocity पे गिर रहा है तो हमारे पास resultant force on the block should be 0 और frictional force on the block should be up the plane. तो इसका मतलब है कौन सा होगा? D. सही है. Next. A tennis ball of mass 100 gram यानी 0.1 kg is struck by a tennis racket. The velocity of the ball is unchanged as shown. Is changed as shown. Sorry. What is the magnitude of the change in momentum of the ball? बच्चों वाला सवाल है. यानी ये हो जाएगा हमारे पास इसका मास कितना है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 30. फिर मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ और फिर ये हो जाएगा चेंज निकालना है तो माइनस लगाया और ये वाला मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस 0.1 इंटू 20. निकालो कितना आ रही है? मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव लिया है. 5 आ रहा है तो 5 आ जाएगा. ये आंसर आ रहा है 5. ये 5 किलोग्राम ms-1. इज दैट क्लियर? बी केयरफुल विद द डायरेक्शंस. प्लीज टेल मी. यहाँ तक बात समझ में आई? डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है आपको. सही है. भले आपका माइनस में आंसर आ जाए प्लस में आ जाए, आपको सिर्फ वो चेंज दिखाना है. नेक्स्ट स्टेप. ये वाला हम लोग नहीं, ये वाला हम लोग मैंने आपको पहले ही करा लिया था. इसका आंसर क्या आ रहा था? सी आ रहा था. Which statement about the ball that strikes a tennis racket and rebounds is always correct? The total kinetic energy of the ball is conserved. नहीं भाई घंटा. The total kinetic energy of the system is conserved. नहीं भाई. The total momentum of the ball is conserved. The total momentum of the system is conserved. D होना चाहिए. सही है. Next statement. अब इसके अंदर ये आपका सवाल है. The diagram shows two spherical masses approaching each other head on at equal speeds u. One has mass 2m and the other has mass m. Which diagram shows the situation after the collision as a result of an elastic collision? अगर elastic है, law of restitution लगा दो, हमारे पास इसकी combined velocity कितनी हो जाएगी? 2u होना चाहिए. अब आपको एक काम करना है, इन diagrams को देखते हुए आपको check करना है कि 2u किस में possible है? ए में स्ट्रेट अवे पॉसिबल है. हाँ, अब जब इधर भी आप करोगे, बी केयरफुल, जब आप पहले वाले में भी लगाओगे तो इनको ऐड करोगे क्योंकि डायरेक्शन ये है. सेपरेशन हो रही है, सेपरेशन दिखाई दे रही है तो इनको ऐड करोगे. इज दैट क्लियर? दूसरे वाले में भी आपको ऐड करना पड़ेगा, वो 2 के बराबर नहीं आएगा. तीसरे वाले में हमारे पास एक ऐड होगा और एक सब्ट्रैक्ट होगा. इज दैट क्लियर? और लास्ट वाले में तो ये कभी ज्वाइन हो ही नहीं सकते थे, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसल्ड आउट है. सही है. लास्ट 2 क्वेश्चंस. A supermarket trolley of total mass this is moving at this. A retarding force of 60 Newton is applied through the trolley for 0.5 seconds in the opposite direction to the trolley's initial velocity. What is the trolley's new velocity after the application of the force? एक काम कर सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होता है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, सॉरी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है. पता है कि भाई फोर्स इनटू टाइम जो होता है इंपल्स होता है. आप ओ लेवल से करके आए हो तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल लें. इसमें ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम शुड बी 60 इंटू 0.5 कितना होगा? 30. हाँ तो माइनस कर रहा हूँ, पूरा आंसर फाइनल माइनस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -30. सही है. 30 न्यूटन सेकेंड्स. ये मेरे पास टोटल चेंज आ रहा है. सही है. अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इनिशियल इसका मोमेंटम कितना है? 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90. यानी 90 न्यूटन सेकेंड्स में से मैं इसको माइनस कर दूं ताकि मेरे पास वो चेंज पूरा का पूरा आ जाए. तो -30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60. अब ये 60 आ गया मेरे पास न्यूटन सेकेंड्स, मेरे पास टोटल चेंज आया. इसको उठाकर एमबी के बराबर कर दो, निकाल लो. दोबारा समझाऊं क्या ये वाला सवाल? दोबारा समझाऊं? किसको समझना है ये वाला सवाल? दोबारा सुनो, इधर देखो. सबसे पहली चीज है मेरे पास, अब मैं स्लोली करा रहा हूं उस सवाल को. अ सुपरमार्केट ट्रॉली टोटल मास 30 kg
इज मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि एक ट्रॉली है वो मूव कर रही है 30 kg, एक मिनट, 30 kg, और ये मूव कर रही है मेरे पास 3 मीटर्स पर सेकेंड पर। और रिटार्डिंग फोर्स इस पे एक्ट करती है, एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करती है, वो है 60 न्यूटन की फोर्स है, और वो कितने टाइम के लिए कर रही है, वो हमारे पास एक्ट कर रही है 0.5 सेकेंड्स के लिए। अग्रीड। याद करो कि आपको मैंने एक चीज़ कराई थी कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम होता है। अगर मैं इसको कर दूं कि फोर्स इन टू टाइम शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, हो सकता है। तो मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आएगा ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो मैं पहले एक काम करूं कि मैं इसको उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास आ रहा होगा -30 न्यूटन सेकेंड्स। यहां तक पहुंच गए। अब ये वाला जो मेरे पास इसका जो शुरू का मोमेंटम था वो कितना था? शुरू का मोमेंटम कितना है? शुरू का मोमेंटम है 90 न्यूटन सेकेंड्स है। इसमें ये वाला ऐड कर दो तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? ये हो जाएगा मेरे पास 60 न्यूटन सेकेंड्स हो गया। ये आ गया मेरे पास टोटल मोमेंटम अब जो बचा है मेरे पास। और टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास आपके पास है, वेलोसिटी निकाल लो आप, न्यू वेलोसिटी। सही है? यस, क्लियर है? तो ये आंसर क्या आ रहा था इसका? सी। लास्ट क्वेश्चन। Two trolleys are placed together on a horizontal runway with a compressed spring between them. Okay. When they are released, the 2 kg, अच्छा इसका मतलब है together on a horizontal with a compressed spring between them. Okay. When they are released, the 2 kg trolley moves to the left at this. How much energy was stored in the spring? जी, खुद ट्राई करो. Okay guys, so this question was an easy question. The last question was easy. इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस वही किया कि total momentum on the left side should be equal to total momentum on the right side. इससे मैंने velocity निकाल ली. जब velocity निकल आई तो फिर उसके बाद मैंने total kinetic energy निकाल ली, वही energy stored होगी. And assuming कि there are no losses, the same energy is extracted backward. The answer should be 12. Dismissed.